नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। जंग की आग में मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व पूरी तरीके से जल रहा है। 7 दिन से लगातार ईरान के शहरों पर हमला हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के इस हमले से सबसे भयंकर तबाही तेहरान और इस्फहान में मची है। ईरान में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल और अमेरिका के मिसाइल अटैक से, मिसाइल हमलों से ईरान के 10 शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। ईरान की टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके ईरान झुकने को तैयार नहीं। ईरान जोरदार पलटवार कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और आज भी कुवैत, यूएई और बहरीन में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर, मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। ईरान का ये दावा है, बड़ा दावा है कि उसने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सेना को आखिरी चेतावनी दी है कि वो सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो मौत तय है। हालांकि ईरान के कमांडर ने साफ कह दिया है कि वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। सवाल ये है कि क्या अब ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? क्या युद्ध का दायरा बढ़ता जाएगा और इस महासंग्राम का दुनिया पर क्या असर होगा? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। समंदर से मिसाइलों का वार, ड्रोन का भीषण प्रहार और तेहरान से लेकर इस्फहान तक मचा हाहाकार। ईरान में तबाही की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जहां लगातार 7वें दिन इजराइल और अमेरिका के हमलों से 10 से ज्यादा शहरों में तबाही मच गई। मिडिल ईस्ट के आसमान में बारूद की गंध घुल गई। महाविध्वंस, विनाश और तबाही की इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया सहम गई। ताजा हमला ईरान के शिराज शहर पर हुआ, जहां 20 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमला शिराज के जीबा शहर इलाके में हुआ। इजराइल के इस हमले में ईरान के 2 मेडिकल कर्मचारियों की भी मौत हो गई। ईरान के शहरों पर 7वें दिन भी इजराइल और अमेरिका ने कहर बरपाया। तेहरान में लगातार बमबारी कर 12,000 दर्शकों की क्षमता वाले आजादी स्टेडियम को तबाह कर दिया। समंदर और आसमान से महाविध्वंसक हमला किया। 7 दिन में ईरान के कई शहरों को कब्रिस्तान बना दिया। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक इस जंग में अब तक ईरान के 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जंग में 180 बच्चों की मौत हुई है। 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान में 3000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। इजराइल ने ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर तबाह किए हैं। ईरान में कई जगह पानी और बिजली सप्लाई ठप पड़ गई है। अमेरिका और इजराइल के हमले में सबसे ज्यादा तबाही ईरान की राजधानी तेहरान में हुई, जहां 7वें दिन भी फाइटर जेट और धमाकों की आवाज पूरे दिन और रात सुनाई दी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरानी सेना को चेतावनी दी कि वो हथियार डाल दें, नहीं तो मौत तय है। And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो खामेनेई के बेटे को ईरान का नेता नहीं मानेंगे। ईरान का नया लीडर कौन होगा, ये वो तय करेंगे। ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो हमला करते रहेंगे, लेकिन ट्रंप की शर्तों के आगे ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया। ईरान ने 2 टूक कह दिया कि ट्रंप न्यूयॉर्क का मेयर तय नहीं कर सकते, तो ईरान का नेता कौन होगा, ये कैसे तय करेंगे। And the Americans have joined them actually in their policy of changing the political structure of Iran. By the way, you have to know that President Trump is asking for change in the leadership of Iran, and he says that I have to have voice on that, while he cannot appoint even the mayor of New York. Can you imagine this colonial approach, that he would like to see democracy at home, but he would like to topple down a democratically elected president of Iran? ईरान ने साफ कह दिया कि वो झुकेगा नहीं, आखिरी गोली तक लड़ेगा। जिसने भी अमेरिका इजराइल का साथ दिया, उस पर विनाशक हमले करता रहेगा। ईरान ने इजराइल समेत अब तक 12 देशों पर हमला किया है। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया। कुवैत में सुसाइड ड्रोन से अमेरिकी बेस को निशाना बनाया।
कुवैत, बहरीन और यूएई में 20 अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इसके साथ ही फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल अटैक का दावा भी ईरान ने किया है। अमेरिका और इजराइल को ईरान का मैसेज क्लियर है कि वो झुकने वाला नहीं है, हमला रुकेगा नहीं, वो आखिरी सांस तक युद्ध लड़ेगा। This is an existential war on Iran. They would like to put an end to the existence of Iran, and we are fighting a heroic, nationalistic, war to just push back, to hit back those aggressors. We have no option, just to hit wherever Americans are originating their attack from. अब सवाल है कि ईरान ने जब अपने सबसे खतरनाक अभियान की शुरुआत कर दी है, तो अमेरिका और इजराइल का अगला कदम क्या होगा? ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान क्या होगा? मिडिल ईस्ट में महासंग्राम का अंजाम क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बिना देरी किए आप सभी का इंट्रोडक्शन उनसे करवा देती हूँ। मल्लिका पांडे जी विदेश मामलों की जानकार है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जेके बंसल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और रवि करकरा जी अमेरिका से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आप तीनों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ, और रवि जी आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत भी करना चाहती हूँ। फिलहाल आपके साथ शुरुआत इसीलिए क्योंकि अमेरिका के भीतर क्या चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि बहुत सारी धमकियां दे रहे हैं ईरान को कि हमें तुम्हारा लीडरशिप नहीं चाहिए, और लीडरशिप तो पूरी तरीके से खत्म हो ही चुकी है, लेकिन लीडर नहीं चाहिए, नया खामेनेई हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्या ये वाकई में हो सकता है कि जो ट्रंप चाहेंगे वही ईरान को अपने लीडर के तौर पर लाना पड़ेगा? क्या स्ट्रेटेजी क्या है अमेरिका की और ईरान की? देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रम्प की स्ट्रैटेजी है वो अपनी खुद की पॉपुलैरिटी और जो मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि 10 दिन पहले ट्रम्प की जो रेटिंग थी और पॉपुलैरिटी थी वो करीब सबसे नीचे थी। अगर अब देखें तो आपको देखना पड़ेगा कि पॉपुलैरिटी और सपोर्ट दिन भर दिन बढ़ रहा है। और जो एप्स्टाइन जो फाइल्स थी उसके बारे में आपको कहीं सोशल मीडिया या मीडिया में कोई बात नहीं कर रहा, सबका फोकस ईरान पे चला गया। एंड आई थिंक सम ऑफ द पॉलिसी जो लोगों ने जो डिसीजन जो लिए हैं अभी, स्पेशली जो आपने देखा है कि यूएई ने ईरान के जितने भी एसेट्स हैं यूएई में उसको फ्रीज कर दिया है। और दूसरा जो अभी आई थिंक आधे घंटे पहले ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दी है कि कोई नेगोशिएशन का कोई स्कोप नहीं बचा है, हमको पूरा सरेंडर चाहिए। तो सरेंडर चाहिए कि वो बहुत क्लियर है कि उनको पता है कि अल्टीमेटली सरेंडर का मीनिंग ये होगा कि इट्स नॉट कंट्रोलिंग ईरान, कंट्रोल तो आपको बॉयल करना है। तो इसीलिए आई थिंक यू विल सी वेरी क्लियरली एक और इसकी साइकोलॉजी हम समझ सकते हैं कि यानी कि ईरान अमेरिका की शर्तें ही नहीं मान रहा है, अमेरिका के आगे झुकने को तैयार ही नहीं है। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब हमें कोई नेगोशिएशन की वो कुछ गुंजाइश बची ही नहीं है। अब दुनिया के आगे तो ट्रंप यही बोलेंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है क्योंकि ना ट्रम्प हटना चाहते हैं ना ईरान हटना चाहता है। और सबसे बड़ी गलती जो ईरान ने की है वो जो की है, जो मैंने पहले भी बोला था कि बाकी जितने भी मुल्क हैं आसपास के जितने भी राष्ट्र हैं उन सबको जिनके ऊपर तहस नहस जो मचाया हुआ है। अब देखिए, कतार ने भी आज एक स्टेटमेंट दिया कि हम जो है अपनी पूरी जो गैस प्रोडक्शन है उसको बंद करने वाले हैं। तो विच मीन्स की बहुत बड़ी एक दिक्कत होगी। एक और स्टेटमेंट भी आई है कि यूएई में खाना बहुत कम हो रहा है, क्योंकि खाना भी तो नहीं जा रहा है ना। आपको पता है कि मिडिल ईस्ट स्टेट्स में खाना प्रोड्यूस बहुत कम होता है, तो सारा ऑलमोस्ट इम्पोर्ट ही होता है। अब अगर खाना भी नहीं मिलेगा, पानी तो खैर उनका दूसरा भी है कि क्या ईरान जो है उनके डिसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं जो सऊदी अरेबिया को पानी देते हैं, जो यूएई को पानी देते हैं, वो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो अगर आप पूरी तरीके से पूरे स्टेट को आप बंद कर देंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे वो लोग। सो ऑन योर पॉइंट आई थिंक ट्रम्प का बड़ा क्लियर है, और ये सर ट्रम्प नहीं है, ये अमेरिका की नीति बहुत सालों से रही है। और आई एम श्योर कि मेजर जी इसके बारे में काफी बात करेंगे। तो उनका है कि हम जब तक कन्विंस नहीं होंगे और जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसे वेनेजुएला को कंट्रोल कर लिया है, कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनका जो पपेट गवर्नमेंट जो है वो आनी जरूरी है। एंड ऑनेस्टली आज की डेट में पपेट लीडरशिप एंड पपेट गवर्नमेंट वो ये चाहते हैं कि जो उनकी उंगली पर नाच सके उनको वो लीडर चाहिए। ठीक है, आप सभी हमारे साथ रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा कर देते हैं। बड़ी खबर ये है कि जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। स्टेटमेंट क्या दिया है वो भी जान लीजिए। ईरान बिना शर्त सरेंडर करे तभी समझौता करेंगे, ईरान जब तक सरेंडर नहीं करेगा बात नहीं होगी। हालांकि ये वही ट्रंप हैं, ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो वो ये कह रहे थे कि ईरान बातचीत के लिए मान गया है और अब हम बातचीत करने वाले हैं। जेनेवा में भी यही चल रहा था, बातचीत ही चल रही थी, लेकिन किया कुछ और हुआ कुछ।
जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। जेके बंसल साहब, आपका रुख करते हुए, ये वही ट्रंप है जिनकी कथनी करने में बड़ा अंतर होता है। ईरान बातचीत के लिए मान चुका है, ये कहने वाले भी ट्रंप है। अब ईरान जब तक सरेंडर नहीं करेगा तब तक बात ही नहीं होगी, ये कहने वाले भी ट्रंप है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच मनीषा। देखिए, अभी जो है ना, पहले तीन उनकी जो बातें थी वो वही चाहते हैं। उनकी ये था कि जो अभी जो ईरान है वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, संवर्धन ना करे, जो 400 किलो उनका संवर्धित यूरेनियम है उसको वापस करे। दूसरा उनका था कि मिसाइल का प्रोडक्शन बंद करे, या जो टेस्ट किया था ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज जो है वो अमेरिका तक जाने वाली थी। और तीसरा जो है ये प्रॉक्सी, जो ऑक्टोपस के आर्म्स हैं, हूती, हिजबुल्लाह, हमास और कताइब अब्दुल्ला, के ये सरेंडर करें या इनको सपोर्ट करना बंद कर दें। तो ये ठीक था, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका भी लड़ाई नहीं चाहता था। अमेरिका चाहता था कि ये इन बातों को मान ले, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब वो मानने को बिल्कुल 3-4 दौर की बातों में वो भी कभी कहते हैं ईरान के जी हम 3 साल के लिए बंद कर देंगे, कभी कहते हैं कि नहीं हम तो न्यूक्लियर बम बनाएंगे। तो इस प्रकार की बातों को देखते हुए देखिए, जो एक मानसिकता थी है, जो इस्लामिक रिजीम है वहां पर, अभी भी उसी का कंटिन्यूएशन है। उनकी शुरू से ये रही है 40 साल से कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। वो ये नहीं चाहते कि ना तो अमेरिका इस दुनिया में रहे ना इजराइल दुनिया में रहे। तो ये इस तरह की मानसिकता से जब वो अब वो टस से मस होने को तैयार ही नहीं थे और IRGC के बूते पे वो कूदते रहते थे, तो अब जो है मजबूरी में ईरान के ऊपर हमला करना पड़ा। अमेरिका ने बहुत बड़ा रिस्क लेकर किया कि जो कि पहले रिपोर्ट खतरा था कि उनके अब्राहम लिंकन को भी जो है डुबाया जा सकता। अभी भी $2 बिलियन का नुकसान हो गया है। एक थार चला गया, एक रेडार चला गया, और 2 बिलियन तो डेली का उनका खर्च हो रहा है, और इजराइल का भी खर्च हो रहा है। तो ये बहुत कॉस्टली वार है। लेकिन अगर ईरान को नहीं रोका जाता तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता। जैसे कि अभी जो है छोटा सा कंट्री उत्तरी कोरिया धमकी देता है अमेरिका को, तो ईरान तो और ज्यादा धमकी देता है न्यूक्लियर बम बनाने की। इजराइल जो मिसाइलें बना लेता, और इजराइल के ऊपर तो वो कर ही रहा था। तो इन सब बातों को देखते हुए इजराइल को और अमेरिका को ये जो है मजबूरी में एक अटैक करना पड़ा। और अटैक करने के बाद में जो उनकी बाकी लोग बचे हुए थे उनकी मानसिकता भी ऐसी थी, ऐसी ही है कि भाई हम जो है जो, क्योंकि वो अपने मन को या जिहादी मानसिकता को बदल ही नहीं सकते। जो वो बदल नहीं सकते तो वो कह रहे हैं कि तो हमारे पास लड़ने के लिए वो ही नहीं है। क्योंकि अगर ट्रंप का यह कहना यह है कि आप रिजीम चेंज कर दो, रिजीम कौन सी है, वो इस्लामिक रिजीम है, तो वो इस्लामिक रिजीम क्यों चेंज होएगी। तो ऐसी स्थिति में जब तक ईरान की पूरी मिसाइलें खत्म तो नहीं हो जाती रिजीम तो नजर भी नहीं आ रही है। न्यू रिजीम की बात अमेरिका कह रहा था, तो न्यू रिजीम जो ट्रंप को चाहिए थे ईरान में, वो तो नजर ही नहीं आ रही है। फिर वो नजर आएगी, वो नजर तब आएगी। अभी 80-90% जो है मिसाइल अटैक कम हो गए हैं ईरान के। तो कुछ दिन में उनके पास में कोई एयर डिफेंस तो है ही नहीं। जो HQ-9 था उसका चाइना का, वो तो ध्वस्त हो गया, और ईरान ने खुद इस बात को कहा हमको धोखा मिला और इससे कोई प्रोटेक्शन नहीं हुआ। और इसी प्रकार से जब मिसाइलें नष्ट हो जाएंगी, इनकी मिसाइल नहीं जो इनके लॉन्चिंग पैड है उनको खत्म किया जा रहा है, और जो ड्रोन है थोड़े बहुत बचे हैं, उधर से कुर्द लड़ा के तैयार हो रहे हैं, जमीन की लड़ाई वो लड़ेंगे। तो इस सबको देखते हुए चाहे वहां रिजीम चेंज हो या ना हो, लेकिन जो प्रेजेंट रिजीम है वो जरूर खत्म हो जाएगी, चाहे क्यों हो वहां, और बाद में रिजीम बने कोई। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि उनके दिमाग में 3 लीडर्स हैं, वो किसको उनमें से लगाते हैं, तो वो देखने वाली बात है। लेकिन अभी जो है जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये। ठीक है सर, मैं रुक करूंगी आपका, मैं मल्लिका जी का भी रुक करूंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक साझा करें। वो ये है कि इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइल अटैक होने की खबर है। दरअसल ईरान ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। तेल अवीव में कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। तेल अवीव में अब भी सायरन बज रहे हैं। तो ये खबर आप तक साझा कर रहे हैं, हालांकि तस्वीरों के साथ आप तक ये जानकारी साझा की जा रही है। तेल अवीव में कई धमाकों की आवाज़ सुनी गई है और अलर्ट के जो सायरन्स हैं वो लगातार बज रहे हैं। मल्लिका पांडे जी, क्योंकि ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लगातार अटैक कर रहा है, तेल अवीव में भी अटैक हुए हैं। ईरान ये कह रहा है कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जो उप विदेश मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं। और इतिहास अगर हम उठाकर देखें ईरान का, तो वो यही कहता है और वही समझ में आता है कि जितनी बार
मौका मिला है ईरान को लड़ने का तो वो लड़ा है, झुका नहीं है। भले ही उसमें उसकी हार हुई हो, जीत हुई हो, लेकिन वो हमेशा डटकर सामना करने वालों में से है। तो लेकिन क्या इस बार जो कंडीशन है हथियारों के बेस पर अगर हम बात करें या मिसाइल अटैक्स के बेस पर बात करें, ड्रोन्स के बेस पर बात करें, एक मोज़ैक डिफेंस कि एक उस आधार पर वो लड़ रहा है, उस स्कीम के आधार पर ईरान जो है वो लड़ रहा है, अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करना। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इसी कंडीशन में रहेगा ईरान? पहले तो नमस्कार मनीषा जी। जब हम इसको डिकोड करें तो देखिए 1980 में, अगर 1980 को हम देखें जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, तो खामेनी और इराक में सद्दाम हुसैन की तब गवर्नमेंट थी, तो सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया था बहुत ज्यादा वेस्टर्न अलाइज और यूएस ने। पूरे 10 साल ये वॉर खिंची थी, उस समय भी हमें लग रहा था, और काफी केमिकल वेपन्स भी यूज किए थे इराक ने ईरान पर, और बॉर्डर पे इनकी काफी ज्यादा लड़ाई हुई थी, और तब भी लगा था कि रिजीम चेंज हो जाएगी। देखिए हमें मनीषा जी, एट द एंड ऑफ द डे ईरान का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और आखिर में क्या हुआ, कुछ भी नहीं। आयतुल्ला खमीनी हमें तब भी सत्ता में दिखाई दे, और 10 साल की वॉर हुई है। तब से ईरान में चेंज क्या हुआ है, देखिए ईरान कहीं ना कहीं 47 ईयर से प्रिपेयर कर रहा था। ईरान का जो स्ट्रक्चर है मनीषा जी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वो हाइड्रा जैसा है कि आपने आयतुल्ला खमीनी को रिमूव कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके पूरे स्ट्रक्चर को रिमूव कर देंगे। आयतुल्ला खमीनी बिल्कुल एक हेड ऑफ स्टेट नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे, बट उनका क्या था कि उन्होंने 1-2 हफ्ते पहले आप देखेंगे तो काफी मीटिंग्स उन्होंने की थी, जिसमें उन्होंने रीजनल कमांडर, जनरल कमांडर और काफी अपने सक्सेसर उसमें पॉइंट पे लगा दिए थे, नहीं तो अदरवाइज अभी तो कोलैप्स हो जाना चाहिए था। यहीं पर मुझे लगता है कि इजराइल और यूएस का, क्योंकि वो एंड गेम, एंड गोल लेकर मुझे लगता है कि ट्रम्प नहीं आए, थोड़ा वो माइट इज राइट वाले उसमें आए। चाहे देखिए एट द एंड ऑफ द डे हम चाहे सुप्रीम लीडर से अग्री करे डिसअग्री करे, मैं बहुत सारी बातों से डिसअग्री करती हूँ आयतुल्ला खमीनी की, उनका जो विमेन के लिए रिगार्डिंग था, उनका जितनी भी पॉलिसीज थी एंटी विमेन थी, बट इसका मतलब ये नहीं है मनीषा जी हम किसी भी सॉवरेन कंट्री में जाके अटैक कर दे, किसी भी सॉवरेन नेशन में सीधे एक उसके पावर सेंटर को ही हटा दे। हम यूएस का काफी पिछले साल से देख रहे, देखिए वेनेजुला में उसने ऐसी किया, ग्रीनलैंड जो ईयू उनके देश मित्र देश थे उनको उन्होंने आंख दिखाई, उसके बाद यहाँ पर भी ईरान में भी उन्होंने ट्राई किया कि यही करने का। अब वो सक्सेसफुल होंगे इसका एंड गेम, और उनकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। यूएस कांग्रेस में मार्क जो रूबियो है उनके, वो बोलते हैं कि क्योंकि उनका जस्टिफिकेशन अगर हम पढ़े मनीषा जी, वो क्या है उनका जस्टिफिकेशन, कि हमें लग रहा था कि इजराइल ईरान पर अटैक करेगा, फिर हमें लगा कि ईरान अमेरिका पर अटैक कर देगा। तो उनके जो वॉशिंगटन पोस्ट में मैं एनालिसिस पढ़ रही थी, अलग अलग हर दिन उनके, संडे को कुछ और होता है, मंडे को कुछ और होता है, तो कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है, उनका एंड गेम नहीं दिख रहा है। और तेहरान बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड है, देखिए उनकी 100 से ऊपर मिसाइल सिटीज है उनके पास, उन्होंने ड्रोन्स बनाए हैं, और ये माइंड यू ये जो ड्रोन्स हैं वो मिसाइल से भी खतरनाक है, क्योंकि ये इंटरसेप्टर्स जो महंगे हैं, जितने भी महंगे इंटरसेप्टर्स इजराइल के पास है, आयरन डोम है, आयरन डोम है इजराइल के पास, जितनी गल्फ स्टेट है उनके पास अमेरिका के महंगे महंगे इंटरसेप्टर्स हैं, बट ये जो शाहिद ड्रोन है उसका वो बहुत लो लेवल पे चलता है, तो वो इंटरसेप्टर भी बहुत टाइम तक इंटरसेप्ट नहीं कर पाते उसको। तो ईरान की सर्वाइवल की लड़ाई है, ये हमें समझना पड़ेगा। वो खुद तो डूब रहा है, वो दूसरे को भी डुबाएगा। एग्जिस्टेंशियल लड़ाई भी हो गई है कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने की फिलहाल लड़ाई है ना ईरान की। जी बिल्कुल मनीषा जी, उनकी ये है कि वो खुद तो डूब रहे हैं, बट हम अब सबको डुबाएंगे, अब वो ये वाली पॉलिसी में है। कहीं ना कहीं कुछ बचा नहीं है, लीडर खत्म हो चुका है, लीडरशिप खत्म हो चुकी है, साइंटिस्ट पहले से ही खत्म हो चुके हैं, तो अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो हम दूसरे का नुकसान करेंगे। ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी और जेके बंसल जी का मैं रुख करूं, लेकिन उसी बीच एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक साझा करते हैं। बड़ी खबर यह है कि इराक के बसरा एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक होने की जानकारी है। दरअसल ड्रोन अटैक के बाद एयरपोर्ट से धुआं उठता नजर आया है। हमला किसने किया अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं, ये तस्वीरें आप देख लीजिए, टीवी स्क्रीन पर आपके दिखा रहे हैं। दरअसल इराक के बसरा एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक के बाद एयरपोर्ट से धुआं उठता दिखा है, लेकिन यह हमला किस ओर से किया गया है या किसने किया है, फिलहाल इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जेके बंसल जी, इजराइल में इलेक्शंस भी हैं और
पूरी कोशिश होगी कि पूरी तरीके से इस जंग को अपने फेवर में इजराइल ले, लेकिन इस जंग में इलेक्शन के नजर से आपको क्या समझ में आता है? देखिए, मैं उसको जोड़कर नहीं देखता। उसका कारण यह है कि जब हमास के ऊपर अटैक हो रहे थे और फिलिस्तीन के ऊपर भी अटैक किया, जब गाजा गए, तब भी बहुत विरोध हुआ नेतन्याहू का अपने कंट्री के अंदर में ही। और उस समय भी ये था कि इनकी गवर्नमेंट को पलट जाएगी और उनके ऊपर केस वगैरह चल रहे हैं, ये सब कुछ देखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी ये चलता रहा। और इस समय तो लगता है, जो रिपोर्ट मुझे आ रही है, कि जब से ईरान के ऊपर में अटैक किया है नेतन्याहू ने, उनकी रेटिंग बढ़ गई। तो इलेक्शन में उनका फायदा होगा। पर हाँ, हर एक कंट्री में हर एक जो लीडर होता है वो अपने बेनिफिट को जरूर देखता है, लेकिन जब तक जनता साथ ना हो और वो बाकी लोग साथ ना हो, तब तक ये नहीं चलता। कोई, चाहे आप इजराइल को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, वो ये डिक्टेटरशिप तो है नहीं है। तो ये जो है ना डेमोक्रेटिक कंट्री, तो जब तक सबका समर्थन या साथ नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस प्रकार से जो अभी वो ये नहीं देख रहे कि इलेक्शन में क्या फायदा क्या नुकसान होगा, वो ये देख रहे हैं कि भी हमें इस समय करना क्या है। और करने में जो 40 साल से ये सुनते आ रहे हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, तो उसको खत्म करना है। और अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर ईरान एक बार परमाणु बम बना लेता है और या जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना लेता है, तो किसकी हिम्मत है कि जो है वो करें। अभी ये बताइए कि सरेआम जब ये कि इस्लामिक रिजीम जो है, सब कहते हैं कि भी ये सॉवरेन कंट्री ठीक है, लेकिन आपको क्या हक है कि आप हमास को भेज करके जो है इजराइल के ऊपर अटैक कराएं और 1200 लोगों को जो मौत के घाट उतार दिया, 250 को बंधक ले गया, और उनके ऊपर भी वो वो कर रहे हैं बार्गेनिंग के, हाँ जी मानव के ऊपर कर रहे हैं। तो वो हैवान है, वो कोई इंसान नहीं है। तो ऐसे जगह में अभी अगर ये अटैक नहीं होता, आप इसके पीछे देखिए ना, अगर अटैक नहीं होता, ये तो अमेरिका की और इजराइल की और इनकी जो काफी तनाफनी 40 साल से चल रही है। लेकिन ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि जब हदें पार हो गई और ये सब कुछ होता रहा, तो वो अब इनको अपने आप को बचाने के लिए हमास हिजबुल्लाह खत्म करना पड़ा, और जो सपोर्टिंग एलिमेंट थे उनको खत्म करना पड़ा। और जो ईरान ने ये कहा था कि वो न्यूक्लियर संवर्धन नहीं कर रहा है या पीसफुल यूज के लिए जो है यूज कर रहा है, फिर उसके बाद में भी ये देखा गया कि 60% तक न्यूक्लियर को संवर्धित कर लिया गया। और ये रिपोर्टें थी उस समय कि वो बहुत जल्दी ही बम बना लेगा। डर्टी बम की भी इनरिचमेंट तक पहुंच चुका है ईरान, ऐसी भी जी। जानकारी थी। हाँ। तो अब ऐसी स्थिति में आप बताइए कि वहां पे और भी तो कंट्री हैं, और तेल जो है ईरान के पास में भी है, सऊदी अरेबिया के पास में भी है, कतर के पास में भी है, यूएई के, वो लोग वो कंट्री प्रोग्रेस कर रहे हैं। इनकी इकोनॉमी जो कहाँ, ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या हुआ, 28 दिसंबर को जब रियाल गिर गया, वहां के जो बिजनेसमैन है उन्होंने जब ये विद्रोह शुरू किया, उससे चिंगारी भड़क गई। और ये भड़कते भड़कते जहां पर उनको फांसी पे लटकाया जाने लगा, तो अमेरिका को भी बहाना ये हो गया कि भाई हाँ, अब तो ये कुछ ना कुछ करना चाहिए, वो चाहे मौका ही या कुछ भी बना। तो सारी चीजें जो है, जो सब कुछ करा धरा जो ये इस्लामिक रिजीम का है वहां पर, जिस तरह से दबाते थे अपने लोगों को। मैसा अमेनी का केस ले लीजिए, या अपने जो लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया उसका केस ले लीजिए, जो वीमेन के ऊपर वहाँ पे अत्याचार, जो IRGC है, जिसको चाहे पकड़ के। अब कोई कंट्री ऐसा होता है कि वहां पे 6 लाख तो वहां की ईरानी सेना है और 1.5-2 लाख जो है IRGC के। तो IRGC वहां पे राज करती है और उन लोगों को पूछा नहीं जाता। तो ये सारी बातें देखते हुए कोई जो प्रॉब्लम तो वहां पर है, ऐसा नहीं कि वो कोई सिंपल नहीं। तो ऐसे कोई कंट्री के ऊपर अटैक बिना मतलब में नहीं करता। रिस्क बहुत लिया है अमेरिका ने भी इसके लिए। उनको भी ये खतरा था कि हमारे तो जो है। मैं फिर रवि जी का रुख करूंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक साझा कर देते हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल कुछ देश मध्यस्थता की कोशिश में लगे हैं, ये पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया है। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि ईरान स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि अब लगातार दावे वादे भी खूब हो रहे हैं। ईरान स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है कि मध्यस्थता की कोशिश में कुछ देश लगे हुए हैं और हो सकता है कि अब जल्द ही ये जो कोशिश है वो साकार हो। ईरान जो है वो स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन मैं रवि जी आपका रुख कर लेती हूँ। मैं इस पर भी आपका रिएक्शन चाहूँगी, ये जो अभी राष्ट्रपति की तरफ से बयान ईरान के आया है। दूसरा, इस पर भी आपका विश्लेषण कि क्या ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका तैयार है, क्या अब उसको ज़रूरत लग रही है, और अगर अभी नहीं तो कब? क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन की स्थिति में फिलहाल कब तक ये जंग आएगी, या क्या आपको समझ में आता है, क्या ये उतना चैलेंजिंग या उतना आसान होगा अमेरिका के लिए?
देखिए, जितना अमेरिका ट्राई करेगा ग्राउंड ऑपरेशन को तो बिल्कुल अवॉइड करेगा। इसीलिए वो कुर्दिस्तान और कुर्दिश मूवमेंट जो है उनके साथ वो कोशिश कर रहा है कि वो थोड़ा ग्राउंड जो है सपोर्ट दें। पर उन लोगों ने भी, क्योंकि वो कुर्दिस्तान को भी बिल्कुल बांटा हुआ है पूरे रीजन में, तो उन लोगों ने भी देखो बैक एंड फोर्थ, वो कह रहे हैं कि हम देंगे सपोर्ट या नहीं देंगे। पर मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आपको इसको समझने के लिए आपको 1916 में जाना पड़ेगा। 1916 में जब इस रीजन को जब बांटा जा रहा था, जब ब्रिटिश इसको काट रहे थे, और मेरा एक एक्स में, अगर आप मेरे एक्स पोस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे मैंने डाला है कि इसकी जो पूरी जो मिडिल ईस्ट की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 1916 में ब्रिटिश लोगों ने डाल दी थी, क्योंकि उनको पता था कि आगे से 100 साल जाके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट को, वही हम लोगों ने अपने साउथ एशिया में भी देखा है जो ब्रिटिश ने किया है। ये मैं आपको इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये जो पूरा जो प्रोसेस है इसमें बहुत ज्यादा स्टेक्स होते हैं। जो आपकी आर्म प्रोड्यूसिंग जो पूरी कंपनीज है अमेरिका की, वो तो धड़ाधड़ अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं। इसमें चाइनीज जो आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनी है उनका बिजनेस खत्म हो रहा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि ट्रम्प का क्या गेन है। देखिए, ट्रम्प को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली थी वो उसे मिल गई है। उसको अपना जो मिड टर्म इलेक्शन का जो एक विन चाहिए था, जिसको वो ड्रम रोल करेगा, आप देखिएगा आगे जो होने वाला मिड टर्म में, वो बार बार ये बोलेगा कि मैंने उस ईरान को खत्म किया है और उस खुमैनी को खत्म किया है जो न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला था। इसमें हम पाकिस्तान वो को भूल वाला जाते हैं बार क्रेडिट बार। तो ट्रम्प ले ही लेंगे फिर। हाँ, जी, हाँ, जो पाकिस्तान का जो रोल रहा है, अगर आप ये सोच सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के पास, सॉरी, ईरान के पास आज न्यूक्लियर वेपन होता, आप सोचते हैं कि वो बिल्कुल रिस्ट्रेन करता? बिल्कुल नहीं करता। तो आई थिंक एक तरीके से अगर आप देखें, अगर ईरान को डिस्ट्रॉय करना था, एक तरीके से बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि मैंने अक्टूबर 7 के बाद इसराइल की कम्युनिटीज के साथ भी बहुत ज्यादा काम किया है। तो इसमें मैं तो बिल्कुल बहुत ज्यादा क्लियर हूँ कि ईरान के पूरे, क्योंकि वो सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, उसको फंड किसने किया था? सऊदी अरेबिया ने फंड किया था। आपको ये भी देखना चाहिए कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड किया था, और फिर पाकिस्तान ने उसको निकाल के नॉर्थ कोरिया में डाल दिया और उसको ईरान में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि ईरान ने बोला हम आपको ऑयल एंड गैस सप्लाई करते रहेंगे। 30% ऑयल एंड गैस इन पाकिस्तान जो है, जो बैक चैनल से जो आता है, वो ईरान से आता है। तो कमिंग टू योर पॉइंट, आई थिंक कि अभी ये जो वॉर जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट अचीवमेंट्स हैं। आई थिंक नेतन्याहू का आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, उसकी विक्ट्री बिल्कुल कंफर्म्ड है। ट्रम्प का 2.0 बिल्कुल कंफर्म्ड है। जो जितनी भी आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं यूएसए की स्पेशली और चाइना की, उसके शेयर्स बिल्कुल ऊपर जाएंगे। जो सबसे बड़ा जो लॉस होगा वो मुझे लगता है नॉट ओनली कि ईरान का जो है, पर इसमें चाइना का बहुत बड़ा एक जो है नुकसान होने वाला है। और ईरान को समझने के लिए हमको समझना है कि वहां पे सिर्फ ईरान के लोग नहीं है, पर्शियन लोग भी हैं। और पर्शियन लोगों के साथ जितना अत्याचार हुआ है पिछले 47 सालों से, उसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते ना। तो मुझे आयार ये जो ईरान की जो रजीम है उसका मुझे कोई भी वो नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया अपने सिविलियंस के साथ, औरतों के साथ किया है, बच्चों के साथ किया है। तो वो तो कोई जस्टिफाइड ही नहीं है। अगर ट्रम्प एक तरीके से करेगा जरूर, उसमें टाइम लगेगा, पर वो कोई एक रियलिटी अनफॉर्चुनेट। और आज आपने देखा कि स्टेटमेंट भी दी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो ट्रम्प पहले बोल रहे थे कि इंडिया पे हम टैरिफ लगाएंगे क्योंकि इंडिया जो है रशिया से जो है गैस ले रहा है, ऑयल एंड गैस ले रहा है, आज उन्होंने बोला कि वील गिव यू 1 मंथ, 1 महीने की हम आपको छूट देते हैं कि आप रशिया से लीजिए। तो बहुत इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं। पर सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो यूएई का हो रहा है, क्योंकि उनकी मैं यूएई में था, आपको मैंने बताया, मैं पिछले थर्सडे ही आया हूँ वहां से। मतलब वहां पे जो जितनी तहस नहस मची हुई है, जो बीच में फंस गए हैं, वो बहुत ज्यादा उनका जो नुकसान है उसको थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी तो आप देखिए जब गैस बंद हो रही है, आप देखिए इसका कितनी बड़ी नुकसान होने वाला है जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। पर अब जो खाना नहीं पहुंचेगा, जो उनके जितना भी आपके पास पैसा होगा, आप खाना नहीं पहुंचा सकते, वो अब सिर्फ सऊदी अरेबिया से आ सकता है पीछे से। तो ये एक बहुत बड़ी एक विडंबना बन चुकी है रीजन के लिए। ठीक है, एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक साझा करते हैं, फिर मैं मल्लिका जी का रुख कर लेती हूँ। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिका ने बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल अमेरिका का बड़ा दावा, ईरान को रूस खुफिया इनपुट दे रहा है। अमेरिका कह रहा है ईरान को, जो रूस है, रूस की तरफ से खुफिया इनपुट्स जो है वो ईरान को मिल रहे हैं। ये रूस पर बड़ा आरोप अब अमेरिका ने लगा दिया है। रूस ने ईरान को हमारे वॉरशिप की डिटेल दी है, ये अमेरिका कह रहा है। मल्लिका जी, आपका टेक इस पर कि अब अमेरिका जो है वो रूस को बीच में घसीट रहा है कि भाई रूस जो है वो हमारी खुफिया इनपुट्स जो है वो ईरान को दे रहा है और हमारे वॉरशिप की डिटेल्स भी ईरान को दे रहा है, और यही वजह है कि फिर वो अटैक कर पा रहे हैं या हमारी खुफिया जानकारी वहां तक पहुंच रही है।
मनीषा जी देखिए, ये तो ब्लेम गेम होता है। किसी भी युद्ध में क्या होता है कि ब्लेम गेम तो चलता रहता है। बाकी अगर हम देखें तो रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया हमेशा से ही ईरान के क्लोज रहे हैं। जैसे कि सर ने भी बताया, रवि सर ने भी बताया, तो 80 to 90% जो तेल आता है चाइना का, वो ईरान से ही आता है। इनफैक्ट चाइना इतना ज्यादा तेल रशिया से नहीं खरीदता जितना ईरान से खरीदता है। रशिया को पिछले साल यूक्रेन युद्ध में आपने देखा होगा, जो शहीद ड्रोन्स हैं वो सब ईरान ने सप्लाई किए हैं। तो ये काफी ज्यादा इनका इंटरलिंक्ड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल। बट आप रशिया के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट देखिए, अभी हाल ही में उन्होंने सऊदी अरेबिया के प्रेमियर से बात की। उसके बाद वो कांस्टेंट टच में ईरानियन रिजीम के भी हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप चाइना को भी देखिए, तो ये कहीं इन्वॉल्व डायरेक्टली कहीं कॉन्फ्रंटेशन नहीं होगा मनीषा जी, क्योंकि अदरवाइज अगर ये डायरेक्टली कॉन्फ्रंटेशन होता है तो ये एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रशिया वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो एक ऑलरेडी युद्ध से गुजर रहा है। आप देखिए, रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी ऑनगोइंग है। चाइना कभी भी डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करेगा, तो मुझे ही नहीं लगता है कि रशिया इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। हाँ, इंटेल के मामले में कर सकता है, बट डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेगा। स्पेसिफिकली जब से यूएस काफी चीजें मान गया है, देखिए यूक्रेन और रशिया का जब ब्रोकर करा रहे थे, ट्रम्प पूरा टॉक्स ब्रोकर करवा रहे थे, तो काफी हद तक रशिया की बात सुनी गई है और मानी गई है। तो ये वाला रिस्क रशिया कभी नहीं लेगा डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का। जी मनीषा जी। ठीक है, मैं जेके बंसल जी का रुख कर लेती हूँ। सर, छोटा सा रिएक्शन आपका इस पर कि अमेरिका जो है वो ये चाह रहा है और दुनिया में भी वो एक संकेत ये दे रहा है कि हमारा अप्रूवल चाहिए नए लीडर के लिए। यानी अमेरिका अपनी कठपुतली पर नाचने वाला, अपनी उंगलियों पर नाचने वाला, एक जिस तरीके से जिक्र भी किया कि एक पपेट गवर्नमेंट ट्रंप चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी अभी पढ़ रही थी अपडेट में कि ईरान के जो उप विदेश मंत्री है वो ये बोल रहे हैं कि वो न्यूयॉर्क का मेयर तक सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको नियुक्त भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा क्या लीडर वो खाक चुनेंगे या तय करेंगे? जेके बंसल जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अमेरिका में कहा जाता है डेमोक्रेसी विद इन अमेरिका एंड डिक्टेटरशिप आउटसाइड अमेरिका, तो ये प्रूव होता है यहाँ पे। और वो जो कह रहे हैं कि वो तो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था जो भी वहाँ का मेयर है, और यहाँ का जो कोई प्रेसिडेंट या जो भी लीडर है वो ऐसा होगा जो अगर वो उनके उनके फेवरेबल नहीं है तो सारा करने का फायदा ही क्या हुआ फिर अमेरिका का? तो पहले से उनका इंटेंशन था, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। और एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा दिमाग में ये बात आती है, ये मेरा मानना है कि जो पेजिस्कियन है वो बहुत मॉडरेट ख्यालों के हैं। उनका इतना ज्यादा जो है, जो वो उनका कट्टरवादिता उनके दिमाग में नहीं है। और मॉडरेट होने के नाते से जो अभी उन्होंने सामने आए हैं, तो हो सकता है कि अगर जो है उनको भी सहमति मिल जाए अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका जो है वो यही देखता है कि वो रिजीम चेंज, अब आप देखिए जो वेनेजुएला में है, जबकि वहां पे जो नोबेल पीस वो विजेता थी उसको नहीं बनाया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये नहीं संभाल पाएगी, और दूसरे जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे उसको बना दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो पेजिस्कियन को सामने ला करके उनको बना दिया जाए, और जो पेजिस्कियन इस समय बयान दे रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है पीस चाहते हैं, तो ये भी एक रिमोट पॉसिबिलिटी है। बट इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि अमेरिका जब तक अपनी मर्जी का लीडर वहां नहीं लाएगा तो वो लड़ाई चलती रहेगी, लड़ाई बंद नहीं होगी। और जो अभी इन्होंने जो एक्टिवेट, हालांकि कह रहे हैं कुर्द तो चाहते ही है कि भाई उनको जो है अपना सेपरेट, और उधर से और भी 4 देश हैं, 4 देश में अजरबैजान के लोग भी चाहते हैं, बलोच भी चाहते हैं और अरब भी चाहते हैं। चारों तरफ से कुछ कुछ हिस्सा इजराइल का, उसका, ईरान का लेना चाहते हैं। तो हो सकता है ईरान का बाल्कनाइजेशन भी, टुकड़े भी हो जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इसका कहना क्या है मुश्किल है। अभी तो उनका एम ये है अमेरिका का, इजराइल का, जो IRGC और इनकी मिसाइल और इनकी फाइटिंग पावर को खत्म किया जाए। उसके बाद में जो जैसा समय होगा उसके तो, लेकिन मेन कंसर्न उनका ये है, उनका ये इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है कि ईरान में बाद में क्या होगा। लेकिन बात यह है कि इस समय जो IRGC है और जो प्रेजेंट स्कीम जो रिजीम है उसको खत्म कर दिया, चेंज नहीं खत्म कर दिया जाए, तो वो उनका मकसद सिद्ध हो जाता है कि आगे ऐसा कोई नहीं होगा कि जो 3 मकसद हैं, जो प्रॉक्सी हैं या न्यूक्लियर वेपन है या इजराइल, इसके अंदर ना उनके पास में इतना पैसा होगा दोबारा उठाने के लिए। अभी शक्ति इकोनॉमी तो कोलैप्स हुई पड़ी है सैंक्शन की वजह से सारी। तो ये सब बातों को देखते हुए ये जो होने की काफी संभावना है। और जहां तक
रशिया का सवाल है, प्रेसिडेंट ने कह दिया है, प्रेसिडेंट पुतिन ने, कि हमारी लड़ाई नहीं है, ये मिडिल ईस्ट की लड़ाई है। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि हमने तो ईरान को पहले कहा था कि जो आप जो है एक डिफेंस सिस्टम का प्रोजेक्ट ले लीजिए, वो नहीं लिया। और लास्ट में ये भी कहना चाहूंगा कि जो ईरान जो है वो ड्रोन छोड़ रहा है, तो उसके लिए एंटी ड्रोन का सिस्टम यूक्रेन ने डेवलप किया हुआ है। तो अभी इजराइल और अमेरिका उनको अप्रोच कर रहे हैं कि उनको वो सिस्टम दे दिया जाए जिससे कि उसको काउंटर कर सके। बैक टू यू मनीष। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जे के बंसल जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस पर आपने अपना परसेप्शन और अपना विश्लेषण यहाँ पर रखा। मैं ज़रा बाकी मेहमानों का रुख करूँगी, लेकिन इससे पहले एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक अब साझा कर देते हैं। दरअसल खबर यह है कि इजराइल ने तेहरान पर फिर से हमला किया है। तेहरान में सरकारी इमारत को निशाना बना लिया गया है। ईरान के इस्फहान में भी इजराइल का अटैक देखने को मिला है। दरअसल ईरान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। तो तेहरान में भी सरकारी इमारत को निशाना बनाया गया है, अब टारगेट बनाया जा रहा है। तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि IRGS को जो निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और उसको ख़त्म करना, न्यू रिजीम को स्थापित करना, लेकिन क्या ये उतना इजी होने वाला है? क्या ये इतना स्मूथ होने वाला है? हालांकि ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो वाकई में चिंताजनक तस्वीरें हैं। ईरान के इस्फहान में भी अब इजराइल ने अटैक कर दिया है। मलिका जी, आप कुछ कह रही थी जब जे के बंसल जी कुछ कह रहे थे, तो एक पॉइंट इसमें जी बोलिए। सवाल बंसल सर से पूछा था। देखिए, बार बार ट्रम्प रीइटरेट कर रहे हैं कि वो ईरान का लीडर चूज करेंगे, बट आप इजराइल का टेक देखिए इसमें। जो पीएम नेतन्याहू है, पिछले हफ्ते उनका अगर आप कमेंट देखिए तो उन्होंने बोला कि ईरान के लोग अपना लीडर खुद चूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि इवन दो यूएस और इजराइल साथ में लड़ रहे हैं, बट दोनों के कितने स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा फर्क दिख रहा है। कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो इजराइल के पीएम है वो बोल रहे हैं ईरानियन खुद चूज करेंगे, दूसरी तरफ ट्रम्प बोल रहे हैं, उनके आप बयान सुनेंगे, आई थिंक रवि सर इसमें ज्यादा बता पाएंगे, बट कुछ दिनों से इनकंसिस्टेंसी जो आ रही है उनके बयानों में। कभी वो बोलते हैं कि हमने यहाँ पर अटैक किया, जो मेरे नंबर 2 और नंबर 3 थे, जो मुझे लगा था कि नंबर 2 और नंबर 3 में कर सकता था, वो उस अटैक में मारे गए, उस मिसाइल अटैक में मारे गए। फिर वो बोलते हैं कि अगर हमने शायद गलत लीडर चूज कर दिया तो क्या पता वो खामेनी से भी वर्स हो। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है कि इन चूजिंग द लीडर, तो ये हमें मनीषा जी ओवर द टाइम देखिए वेनेजुला में भी उन्होंने, जो बंसल सर बोल रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट को चूज किया है, तो वो भी उसी करप्ट गवर्नमेंट से आती है जिससे मडुरो थे। तो मडुरो को हटाना, एक मडुरो केवल सिर्फ ओनली करप्ट आदमी नहीं थे पूरे वेनेजुला के सिस्टम में, उनकी वाइस प्रेसिडेंट को आपने वहां पर बैठा दिया, उसमें वो भी उतनी करप्ट है, उनके कोई भी पॉलिटिशियन को आपने नहीं हटाया। अब कहीं भी अगर देखिए अमेरिका ने जहां भी रिजीम चेंज की है, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो लिबिया में हो, कहीं भी हो, या तो वो कंट्री सिविल वॉर का शिकार बन चुकी है। इराक में देखिए आज इन्होंने तेल की वजह से जब यूएस ने इन्वेड किया तो आज कौन तेल निकाल रहा है इराक का? चाइना सबसे ज्यादा तेल वहां से खरीदता है। तो ये जो मनीषा जी इनकंसिस्टेंसी है, तो वो मैं हाईलाइट करना चाहती थी बंसल सर के आर्गुमेंट में। जी ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड संजय खन्ना जी भी जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, मैं आपका भी स्वागत करना चाहती हूं और स्वागत के साथ ही एक सवाल भी आपसे। अब 7 दिन इस जंग को हो चुके हैं, 7वें दिन आज हम देख रहे हैं कि आज भी लगातार ईरान जो है वो अग्रेसिव मोड पर पलटवार कर रहा है, जवाब दे रहा है। अमेरिका, इजराइल एक तरफ, दूसरी तरफ इन सब का सामना करता हुआ ईरान, और ईरान ना केवल अमेरिका और इजराइल को अब जवाब दे रहा है, बाकी अपनी जो गल्फ कंट्रीज हैं उन पर भी, जहाँ जहाँ पर भी वो अमेरिकी बेस को ख़त्म कर सकता है, निशाना बना सकता है, सबको बना रहा है। अभी 7 दिन का आपका आकलन क्या कहता है? अगले कितने दिन तक और हमें यही तस्वीरें दिखाई देंगी? क्या तब्दीली हो सकती है? आप व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Manisha ji, thank you for inviting me to the show and good evening to the co-panelists. बहुत मुश्किल है ये चीज को बताना। अगर जो देश इसमें इन्वॉल्व है और उन्हीं के राष्ट्रपति ये बोल रहे हैं कि जी 1 हफ्ते में, वो बोल रहे हैं 3 से 4 हफ्ते, उनके जो बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बोलते हैं कि it'll take much lesser time. There is absolute utter chaos which is there.
और इसकी वजह सिर्फ ये हुई है कि ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है, वो अमेरिकन और इजरायलीज ने नहीं सोचा था कि इस तरह से कार्रवाई होगी। उन्होंने ये सोचा था जैसे 12 डेज का जो जो युद्ध हुआ था पिछले साल इसराइल और ईरान के बीच में, कि वो लोकलाइज रहेगा, कि दोनों तरफ से मिसाइल दागी जाएंगी, ड्रोन होंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट यूज होंगे। बट ये किसी के भी जहन में नहीं आया कि इस पूरे जंग का जो स्कोप है वो ईरान बढ़ा देगा बाय टारगेटिंग दी अरब कंट्रीज एंड कंट्रीज लाइक टर्की एंड अजरबैजान. This was not expected. I was hearing to the panelists before this, तो उसमें कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा. देखिए, जब ट्रंप और नेतन्याहू ने ये जंग स्टार्ट की थी, तो जो मेरी समझ कहती है, दो एंड स्टेट थे उनके. सबसे पहले यह था कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको इस तरह से तबाह कर दिया जाए कि वो आगे के लिए ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाए एक न्यूक्लियर वेपनाइज स्टेट बनने के लिए. और दूसरा, जिस ट्रंप साहब बिजनेसमैन है, ही इज लेस ऑफ अ प्रेसिडेंट और पॉलिटिशियन एंड ही इज मोर ऑफ अ बिजनेसमैन. ही वांट्स टू गेट कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. That these are the two things which are important for him. Now to do this, what has he to do? बम्बार्डमेंट तो कर ही रहे हैं, वो फाइटर एयरक्राफ्ट B-2 बॉम्बर्स भी यूज कर रहे हैं, GBU-57 बॉम्ब्स गिरा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे. और जो भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का है, जो मिलिट्री जिसको मिलिट्री सपोर्ट मिलता है, उसको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं. दूसरा, जो रजीम चेंज की हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ट्रंप साहब की मिस कैलकुलेशन हो गई. ट्रंप यही अभी जैसे मलिका जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इट शुड बी द पॉपुलेशन ऑफ ईरान विच मस्ट कम अप इन राइजिंग, एंड वो रिमूव करे वहां अली खमेनी को जो अनफॉर्चुनेटली मारे गए. ट्रंप भी यही चाहते थे. आप ये लड़ाई शुरू होने से पहले जो है, आप बहुत बार उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि द इरानियन पॉपुलेशन मस्ट कम आउट इन द ओपन, मस्ट कॉज एजिटेशंस, मस्ट पुट प्रेशर, जिससे कि अली खमेनी को खुद सत्ता छोड़नी पड़े, जैसे अभी रिसेंटली अब नेपाल में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है. बट कैलकुलेशन कहाँ गलत हो गई कि अल खमेनी जो है अमेरिकन और इजरायली अटैक में मारे गए. बिकॉज ऑफ दिस जो पॉपुलेशन ईरान की बटी हुई थी वो अब एकजुट हो गई है, बिकॉज उसी के अंदर उनके जो बहुत ही बच्चे भी मारे गए, विच इज नॉट बीन टेकन काइंडली बाय द पॉपुलेशन ऑफ ईरान, एंड अब वो एकजुट हो गए हैं. थोड़ी देर पहले ये भी चर्चा हो रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी का जो है वहां पे मैं उसी पर आ रही थी कि मुझे आपका भी उस पर रिएक्शन चाहिए सर, लेकिन मैं उस पर आऊं. लेकिन उसी बीच एक बड़ी जानकारी भी अपने दर्शकों तक साझा कर देते हैं. ईरान के कई शहरों पर इजराइल ने अटैक किया है. तेहरान, इस्फहान और इलम शहर, इजराइल का हमला यहाँ पर देखने को मिला है. तो ये वो शहर है जहाँ पर इजराइल अब लगातार हमले कर रहा है. अब इजराइल लगातार अटैक कर रहा है और सायरन्स की आवाज़ भी लगातार बज रही है. दरअसल ट्रंप की धमकी के फौरन बाद इजराइल ने हमला कर दिया है. ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने को कहा था, और जैसे ही अमेरिका ने धमकी दी, वहां इजराइल को मौका दिखा और फिर इजराइल ने हमला करना शुरू कर दिया है. इस पर एक छोटा सा रिएक्शन संजय जी आपका. उसके बाद मेरा सवाल आपसे ये था कि ईरान को वो ये कह रहे हैं कि नए खामेनी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो हमारे बिना हमारे अप्रूवल के बिना एक नया लीडर वहाँ नहीं आ सकता है. लेकिन जो उप विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप तो न्यूयॉर्क का मेयर सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वही नियुक्त नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप होते कौन है यहाँ का नया लीडर तय करने वाले. उस पर आपका टेक. दो चीजें ट्रंप साहब के बारे में मैं आ रही हूँ जी, बोलिए सर. अच्छा, ओके. ट्रंप साहब के बारे में मैं हमेशा दो चीजें बोलता हूँ. एक तो वो बहुत ही छोटे बच्चे जैसे हैं, जिद्दी, कि मेरी ये बात माननी ही माननी है, नहीं मानोगे तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, ऑल दीज थिंग. दूसरा है कि वो अपनी ही स्टेटमेंट्स जो है चेंज करते रहते हैं. मतलब सुबह कुछ बोलेंगे, रात को कुछ बोलेंगे, जैसा मल्लिका जी भी बोल रही थी. हाँ, बिल्कुल, ये तो हकीकत है. एंड तीसरा है, वो एक इंटरनेशनल गुंडा है. वो गुंडे के सिवा अब वो स्टेट्समैन नहीं है, वो प्रेसिडेंट नहीं है, नाम के लिए प्रेसिडेंट, बट
जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया। अरे विच कंट्री विल जस्ट गो इनसाइड अनदर कंट्री और उनके प्रेसिडेंट को एब्डक्ट करके ले जाए? बिल्कुल। ये तो शरेआम गुंडागर्दी है। ईरान के साथ भी वही कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ईरान हैज रिटेलिएटेड इन सच अ मैनर कि प्रेसिडेंट साहब जो है अब वो फेस सेविंग में लगे हुए हैं। और वो अभी कोई अमेरिकन स्टेट्समैन है, वहां से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे पा रहा है कि कितने दिन ये जंग चलेगी। मेरा टेक इस पे ये है कि जिस दिन जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको अच्छी तरह से बर्बाद कर दिया गया और उससे पहले आईआरजीसी को न्यूट्रलाइज किया, बिकॉज अमेरिका इजराइल के बीच में सिर्फ आईआरजीसी खड़ी है और इसीलिए दोनों मिल के इजराइल और अमेरिका लगातार बॉम्ब्स गिरा रहे हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं, ड्रोन्स, जिससे कि जो उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाए। जब आपके पास हथियार नहीं होंगे, रिप्लेनिशमेंट नहीं आएगी, तो इंसान वहां खड़े होकर निहत्था तो नहीं लड़ सकता है। तो अभी अमेरिका और इजराइल की यही टैक्टिक्स है कि जितना भी उनके पास स्टॉक पाइल है उसको डिस्ट्रॉय करते जाओ, जिससे और प्रोड्यूस ना करें और उनको ऐसी सिचुएशन हो सकता है। ये सिचुएशन अगर डेवलप हो गई तो बूट्स ऑन ग्राउंड भी वहां पे अमेरिका अपने डाल सकता है। ठीक है रवि जी। देखिए, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क का हूँ तो मुझे तो बोलना पड़ेगा ममदानी के बारे में। और आपको समझना पड़ेगा यूएस की पॉलिटिक्स में द फैक्ट कि ममदानी ने कल ट्रम्प का सहयोग, ही एग्रीड विद ट्रम्प स्टैंड, ये एक बहुत बड़ा ब्लो है। आपको समझना पड़ेगा कि वही ममदानी है जो बिल्कुल ट्रम्प के खिलाफ था और उसने अब बिल्कुल यू टर्न लेके स्टेटमेंट दी है कि आई एग्री कि ईरान ने जो किया वो टायरेंट जो थी। तो आपको समझना पड़ेगा एक तरीके से बहुत बड़ी विक्ट्री है ट्रम्प के लिए। तो बाहर जो भी बोलते रहे ईरान वाले, एक तो जो बोलते हैं मुझे उससे तो बिल्कुल सहमति नहीं है, क्योंकि जो आईआरजीसी ने और जो ईरान के जो खोमेनी ने जो किया है तहस नहस, वो बहुत बुरा किया है। और आप लेबनान को उठा लीजिए, आप इराक को उठा लीजिए, आप अभी तो आपने हम लोगों ने यमन की बात नहीं की है। अभी तो काफी चीज होनी है जो अभी नहीं हुई है। तो आई थिंक इसमें जो है जो अभी तक मैं जो अगर ब्रिगेड जी बताएं कि सऊदी अरेबिया ने जो बोला है कि हम लोग ज्वाइन करेंगे, अभी तक मैंने इतना क्लियर एक्शन तो देखा नहीं है। तो जहां पे वही मैं बार बार आपके प्रोग्राम में मैं बोल रहा हूँ कि जब सऊदी अरेबिया अगर असर्ट करेगा तो ये बहुत बुरा होगा। और ये स्टेटमेंट जो बोली है ना कि हम लोग कलेक्ट कर रहे नहीं कर रहे, ये वीकनेस है। ये दिखा रही है कि अब जो है ईरान अंदर से जो टूट रहा है। मैं एक चीज बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि ईरान के जो लोग हैं वो दो तरीके के हैं। एक जो है वो बिल्कुल रेडिकलाइज्ड है और जो बिल्कुल खमेनी के साथ है, पर दूसरे लोग तो निकलते हैं स्ट्रीट में। तो जो बार बार जो ये बोला जा रहा है कि आपको समझना पड़ेगा पूरा ईरान छोटा एक तो मुल्क नहीं, ये बहुत बड़ा है, उसमें डिविजन्स भी बहुत ज्यादा है। तो उसमें जो कर्ड्स जो हैं और जो पर्शियंस जो पॉपुलेशन है, जो काफी टाइम से इनकी एट्रोसिटीज को बार बार बोलती है कि आप इसको बंद कीजिए, कितने मर गए आपको तो पता ही है। अभी तो 1 महीने पहले की बात है कि 30,000 से ऊपर लोगों को मार दिया गया। ये तो फिगर्स हमारे पास आ रही हैं। जो 47 साल से जो फिगर हमारे पास नहीं है उसका तो कुछ पता ही नहीं हमको। तो आई थिंक ये लास्ट जो अटेम्प्ट है जिसमें सबको आना पड़ेगा। देख रहे हैं धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन से भी जो है अब सपोर्ट आ रहा है, चाहे वो इटली से आ रहा है। अभी कल स्पेन ने चीन पूरा भी बयान यूक्रेन दिया किया कि वो ये चाहता है कि अमेरिका हमले बंद कर दे और ये जो जंग है अब वो समाप्त हो जानी चाहिए। अब चीन भी खुलकर आ रहा है। पहले वो इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट में था, लेकिन अब तो वो वर्बली भी स्टेटमेंट के जरिए सामने आ रहा है। ठीक है, आप रहिएगा तीनों खास मेहमान हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी जानकारी, एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक साझा करें, वो ये कि ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को अब धमकी दे दी है। हमारी सेना हर मौत का बदला लेगी, यह अब्बास अरागची ने कहा है। दुश्मन को हम करारा जवाब देंगे और हम इतने कैपेबल हैं। तो ये अरागची की तरफ से कहा गया, हमारी सेना हर मौत का बदला लेगी। ये ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से बयान आया है। हालांकि ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से भी ये बयान आया था कि नए लीडर को लेकर जिसका दावा जो है वो ट्रंप कर रहे थे, उनके उस दावे को खारिज करते हुए उन्होंने बयान दिया था। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आप तक साझा करें, खामेनेई के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुआ है और स्टेटमेंट दिया गया है। दरअसल ये पोस्ट लिखा है इस पोस्ट में कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इजराइल को इसका अंजाम भुगतना होगा। ये खामेनेई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये पोस्ट सामने आया है और ये खामेनेई का ऑफिशियल
जिसे औपचारिक आधिकारिक कहते हैं, ये वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और यहाँ से एक स्टेटमेंट आया है, बाकायदा एक तस्वीर लगाई हुई है और उस तस्वीर के साथ एक कैप्शन लिखा है कि इसका अंजाम जो है वो तो भुगतना पड़ेगा। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इजराइल धमकी ट्रंप ने दी है, अमेरिका ने दी है, लेकिन फौरन अटैक जो है वो इजराइल की तरफ से ईरान के अलग अलग शहरों में तेज हो चुके हैं। मल्लिका जी, आपका रुख करते हुए ये जो लगातार हम अभी फिलहाल हमने जानकारी अपने दर्शकों को दी है, उन पर आपका रिएक्शन, और ये खामेनेई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट करने का क्या संकेत देना चाहते हैं ईरान की तरफ से? देखिए मनीषा जी, कुछ दिनों में एक ये साइकोलॉजिकल वॉर भी होती है, जब एक तो कंटिन्यूअसली हमारी मिलिट्री वेपन्स वॉर होती है, बट एक साइकोलॉजिकल पीयर प्रेशर वॉर भी साइमल्टेनियसली पैरेलली चलती रहती है। आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में IRGC ने, काफी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ईरान की पोस्ट किया एक वीडियो जिसमें उन्होंने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के लॉन्च दिखाए। जब अमेरिका और इजराइल क्लेम कर रहे हैं कि हमारे लॉन्च पैड्स खत्म हो गए हैं, तो उन्होंने इसीलिए वीडियो पोस्ट किए कि देखिए यहाँ से लॉन्च हो रही है और टेलीवीव में जाके अटैक हो रही है। उसके बाद अगर हम अमेरिका का दिखाएं तो अमेरिका के F-15 दिख रहे हैं कि उनके F-15 ने काफी एयरफोर्स जो फ्लीट थी, ईरानियन जहाज थे, फाइटर जेट थे, जो बकायदा अमेरिका के ही दिए हुए हैं। 40 साल पुराने अमेरिकी जो फाइटर जेट्स हैं जो आज के टाइम में ईरान यूज कर रहा है, उसी को ही अमेरिका डिस्ट्रॉय कर रहा है F-15 से। तो कहीं ना कहीं देखिए ये साइकोलॉजिकल वॉर हो गया, क्योंकि उनको पता है कि सोशल मीडिया के द्वारा कहीं ना कहीं ये पीयर प्रेशर बनाया जा सकता है। और इसका साफ साफ मतलब ये है मनीषा जी, जब ये खामेनी के ऑफिशियल अकाउंट से एक्स में ये पोस्ट करते हैं तो ये भी उसी का पार्ट है। तो मतलब एक तरफ हम देख रहे हैं कि वेपन मिलिट्री वॉर तो चल ही रही है, बट एक तरफ ये पीयर प्रेशर वॉर भी चल रही है, सोशल मीडिया वॉरफेयर भी चल रहा है। जी मनीषा जी। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ मल्लिका जी, ये जो हम IRGC का जिक्र कर रहे हैं, ये हम H3 जिसको खामेनेई ने बिल्ट किया था, एक बनाया था, H3 में हिजबुल्लाह, हमास और हुती का जिक्र कर रही हूँ, क्या यहाँ और मिलिट्री पावर, ईरान की पूरी मिलिट्री पावर को ख़त्म कर देना, IRGC को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, ये H3 को पूरी तरीके से सरेंडर और ख़त्म कर देना, क्या यहाँ पर आकर जंग रुकेगी या कोई और आगे भी मोटिव है फिर? नहीं, देखिए मनीषा जी, अगर हम कंटिन्यूअसली देखें तो H3 आपने बोला जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पूरा खामेनी ने बनाया है। देखिए 47 इयर्स तक जो आप बिल्ड कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं होगा रिमूव करना। जब अमेरिका बोलता है, अमेरिका ने पावर सेंटर पर जब हिट किया तो उसको लगा कि वेनेजुला की तरह, इराक की तरह ईरान भी खत्म हो जाएगा, ईरान भी टॉपल डाउन हो जाएगा। बट ये बहुत समझने की हमें जरूरत है कि वो बिल्कुल ऑक्टोपस या हाइड्रा जैसा है, जिसका एक बार हम सर काटेंगे तो कहीं ना कहीं से उग जाता है। उसको ग्राउंड लेवल तक, रूट लेवल तक खत्म करना बहुत आसान नहीं है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो 1953 में अमेरिका और यूके ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन एजैक्स नाम था उसका। 1953 में जब उन्होंने प्रेसिडेंट को हटाया था वहां के, उन प्रेसिडेंट का क्या था कि उन प्रेसिडेंट ने चैलेंज किया था पेट्रो डॉलर को। देखिए एक वो भी एक एंगल है मनीषा जी, बाय द वे, जो भी जब भी पेट्रो डॉलर को चैलेंज करता है, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो लिबिया में हो, चाहे वो वेनेजुला में हो, ये तेल का खेल जो जब भी होता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका एक रेजिस्टेंस या फोर्स मिलिट्री हमेशा यूज करता है। तो यहाँ भी देखिए गल्फ स्टेट्स में उसके अगेंस्ट एक ही कंट्री खड़ी थी, वो थी ईरान। कमिंग बैक टू माय पॉइंट मनीषा जी, 1953 में अगर हम जाएं तो इन्होंने प्रेसिडेंट को हटा के रिजा पहलवी के फादर को, द शाह ऑफ ईरान को वापस रीइंस्टेट कर दिया था। करीब करीब 20 साल से ऊपर, आई थिंक अराउंड 26 इयर्स वो पावर में रहे थे। बट फिर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर ऑफ ईरान बहुत डिफरेंट है। वापस खामेनी आ जाते हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशन वापस आ जाता है। तो अमेरिका शायद इसको एक बहुत छोटे लेंस से देख रहा होगा, बट ईरान और गल्फ स्टेट जो हैं वो लंबे दशकों पर चलती है मनीषा जी। वो कोई शॉर्ट टर्म वॉर नहीं है, वो 1-2 साल में नहीं चलती है। आप इसका फर्क देखेंगे 10-20 साल में। जैसे इराक का देखिए, इराक में अमेरिका जाता है, अफगानिस्तान में अमेरिका जाता है, रिजीम चेंज करने जाता है, बट हम क्या देखते हैं, 21 साल बाद अफगानिस्तान में क्या हुआ, तालिबान वापस आ गया है। इराक में क्या हुआ, अमेरिका को वापस लौटना पड़ा। तो रिजीम चेंज बहुत सिंपल नहीं होता मनीषा जी, बहुत पेचीदा कॉन्सेप्ट है इसमें। जी
तो अगर रिजीम चेंज नहीं है और ट्रम्प तो उसी मोटिव के साथ यहाँ पर जंग शुरू कर रहे थे कि रिजीम चेंज करेंगे, यानी जब तक रिजीम चेंज नहीं होगी तब तक इसी तरीके से नुकसान वर्ल्ड वाइड और ग्लोबली लोगों को झेलना पड़ेगा, बाकी कंट्रीज को झेलना पड़ेगा। ये भी एक अभी महत्वपूर्ण सवाल चस्कतस बना हुआ है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू ऑल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने बहुत ही बेहतर तरीके से विश्लेषण कर इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाया। और फिलहाल इस चर्चा के साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।